हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, उससे आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। ध्यान से समझना ताकि आपका सी टेट और एच टेट इस बार क्लियर हो जाए। तो मैंने उसमें आपको समायोजन, अनुकूलन और संगठन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आज मैं वहीं से थोड़ा सा पीछे से ही लेके चलते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए वो टॉपिक। समायोजन। समायोजन पूर्व ज्ञान योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना। यानी कि समायोजन वो होता है जब हम जो हमारे पास पहले से ही ज्ञान दिया होता है। जैसे बच्चा अपने परिवार में पैदा होता है तो उसको सबसे पहले अपने मम्मी पापा से सीखने को मिलता है कि बेटे इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। उसके बाद जब वो समाज में जाता है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आने लगता है कि हाँ भाई, हमें बाहर के लोगों के साथ कैसे बैठना उठना है, बोलना है, अपने से बड़ों से कैसे बिहेव करना है। जो उसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर जिसमें परिवर्तन आता है और फिर वो अपने मतलब अपना बिहेवियर उनके अकॉर्डिंग बना लेता है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें सीखने लगता है कि अच्छा मुझे इस इन्वायरमेंट में ऐसे बिहेव करना है और घर पर ऐसे बिहेव करना है, अपने फ्रेंड के साथ ऐसे रहना है और रिश्तेदारों के साथ ऐसे रहना है। तो उसे हम क्या कहेंगे? समायोजन। हम पढ़ेंगे संरक्षण। संरक्षण भी इसी का एक पार्ट है, यानी कि जो कॉग्निटिव थ्योरी चल रही है हमारी जीन पियाजे की, उसमें ही है ये भी संरक्षण। ये भी कई बार आता है। संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक और वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता से है। इसमें हम जीन पियाजे क्या कहना चाहते हैं कि इसमें बच्चा ना इस स्टेज में आ जाता है कि उसको एक और तो मतलब उसका परिवर्तन हो रहा है, जो मैंने आपको समायोजन में ऑलरेडी बता दिया है। इसमें हमें जो मेन पॉइंट, इसमें हम वस्तु के रंग रूप, यानी कि पहले तो बच्चा, जैसे उसने बताया था कि पहले बच्चा हर चीज़ को ये सोचता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब गुड़िया को या जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको सबको सोचता है कि ये भी मतलब लिविंग है और उनके साथ खेलने लगता है, बात करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये बोलेगी नहीं, मैं इसको जैसे जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ लूँ या इसके साथ जो मर्जी कर लिए मुझे कुछ नहीं कहेगी। और उसके रंग रूप में भी परिवर्तन आने लगता है। जैसे कि वो पता करने लगता है कि अच्छा इस चीज़ का रंग ऐसा है तो हम इसको ये बोलेंगे। जैसे मैंने आपको टॉफ़ी और रसगुल्ले का एग्जाम्पल भी दिया अपनी एक वीडियो में कि टॉफ़ी और रसगुल्ले दोनों मीठे होते हैं लेकिन उनका रंग अलग अलग है और साइज भी अलग अलग है। तो अब उसे पता लग गया ना कि इसमें ये चेंजेस है और इनके कलर में ये चेंजेस है, इसलिए अब मुझे इनको इस नाम से पुकारना है। तो इसे क्या कहेंगे हम? कंजर्वेशन, और हिंदी में संरक्षण। फोर्थ, ये भी जो जीन पियाजे ने दिया है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या संज्ञानात्मक संरचना। पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न आयु में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना भिन्न भिन्न हुआ करती है। बढ़ती हुई आयु के साथ यह संज्ञानात्मक संरचना सरल से जटिल बनती जाती है। इसमें जीन पियाजे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें जीन पियाजे हमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसने पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि वो पहले तो आसान चीज़ों को सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल चीज़ों को सीखेगा। अब वो कहते हैं कि जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मानसिक डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे अलग अलग प्रकार से होता है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का स्लो हो जाता है, लेकिन होता सबका अलग अलग प्रकार से है। हम ये बोल सकते हैं कि सबके होने का तरीका एक वे में चलता है। जैसे सबको लिखना अलग प्रकार से कोई तो सिर्फ बोल के एक बार बताने पे सीख जाते हैं, किसी को हाथ पकड़ के लिखवा लिखवा के बताया जाता है कि बेटे इसको ऐसे नहीं ऐसे लाइन करनी है आपने। कोई एक दो बार में समझ आता, कोई बार बार में भी नहीं कर पाता। बस इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे जीन पियाजे का कि सबकी जो मानसिक डेवलपमेंट हो रही है वो अलग अलग प्रकार से हो रही है और अलग अलग स्टेजेस पे होती है। पहले वो आसान चीज़ों को सीखेगा और फिर वो धीरे धीरे जटिल यानी कि कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ता जाएगा। आप सिलेबस की बात लगा लो, छोटे बच्चों के पास सिलेबस थोड़ा आसान आता है, फिर जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में होते जाते हैं वो टफ बनता जाता है। फिर बच्चों का पढ़ाई से मन उठने लगता है कि नहीं भाई ये पहले ठीक था, ये तो बेकार सा चैप्टर आ गया, अब इसमें ये है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा।
ठीक है, अब वो जटिल बनता तो जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई उससे नहीं हो रही है, क्योंकि वो चीज़ें उसको आसान, जो चीज़ें उसको पहले आसान लगती थी अब वो उसको थोड़ा टफ करके दे दी गई है, इसलिए वो अब उसके लिए जटिल बन गई है। इसका फिफ्थ पॉइंट है मानसिक संक्रिया या प्रचालन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल ऑपरेशन। इसमें क्या है, बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाला चिंतन। आपने देखा होगा कई बार सीटेट में ना ये मानसिक संक्रिया, प्रचालन ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आते कि इसका मतलब क्या होता है हिंदी में। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया है मेंटल ऑपरेशन। अगर आपको कुछ चीज़ें सीटेट में समझ नहीं आ रही है हिंदी में, तो मैं आपसे आपको यही बोलूँगी कि आप उसको एक बार इंग्लिश के मतलब आप उसके इंग्लिश के ऑप्शन भी देखिए, क्योंकि हमें वो चीज़ें कई बार इंग्लिश में समझ आ जाती है। जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको कई बार नहीं समझ आती, तो वो उनको ऐसा तो है नहीं इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो वो एक बार इंग्लिश वाले ऑप्शन को ज़रूर पढ़े। मैं जानती हूँ कि उसमें टाइमिंग कम होती है, तो प्लीज़ एक नज़र उस पर भी मारिए अगर आपको हिंदी में ऑप्शन समझ नहीं आ रही। जो कि साइकोलॉजी की लैंग्वेज होती है वो थोड़ा कई बार वो टफ दे देती है, जैसे प्रचालन, संक्रिया। तो यहाँ पर मानसिक संक्रिया का क्या मतलब है कि बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला चिंतन, यानी कि जो भी वो सोचता है कि सिर्फ समस्या को ही हल करने के लिए जो चीज़ वो सोचता है उसको बोलेंगे मानसिक संक्रिया। जो बाकी सारी चीज़ों के बारे में ना सोच कर सिर्फ अपनी जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पर सोच रहा है। हमारा सिक्स पॉइंट है स्कीमस। स्कीमस के बारे में तो आपको वैसे भी पता होगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से उसने पहले तो अपनी थ्योरी डिफाइन करने से पहले उन्होंने स्कीमस, स्कीमा इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है जीन पियाजे ने, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से, जिनको क्लियर नहीं है उनको क्लियर हो जाए और जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। यह मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप होता है जिसे हम एक्सप्रेस्ड फॉर्म भी कहते हैं। अभिव्यक्त रूप को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड फॉर्म। पियाजे ने व्यवहारों के संगठित स्वरूपों को स्कीमस का नाम दिया है, यानी कि पैटर्न। स्वरूपों का मतलब है यहाँ इंग्लिश में पैटर्न्स। अब वो कहता है कि जो मानसिक संक्रिया है उसका एक्सप्रेस रूप है, यानी कि हम बहुत गहराई से जब किसी चीज़ के बारे में सोच कर समस्या का समाधान निकाल ही लेते हैं। पियाजे ने व्यवहारों के संगठित स्वरूप को स्कीमस का नाम दिया, और उसमें जब हम सोचते टाइम हम कैसे व्यवहार करते हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो उसका क्या होता है, उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, या वो दूसरों से भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, सब पे गुस्सा करता है, रिएक्ट अलग अलग करता है। अलग अलग व्यक्तियों को गुस्सा अलग अलग होता है, इसलिए वो अलग अलग प्रकार से हर प्रॉब्लम में रिएक्ट करते हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम को तो कई लोग मतलब सोचते भी नहीं, ऐसे बोल देते हैं अच्छा चलो ये तो ऐसे ही है अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कई बार जब बड़ी प्रॉब्लम आती है कुछ लोग उसके बारे में भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होते, वो बोलते कि चलो अच्छा इतना स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, देखी जाएगी जो होगा। लेकिन कुछ लोग उसको बहुत डीपली जाकर सोच कर उसको ये बोलते कि नहीं यार इसको तो मैंने ख़त्म करना ही है, तो उसको बोलेंगे अभिव्यक्त रूप में, तो एक्सप्रेस फॉर्म में करते हैं। और व्यवहारों को संगठित स्वरूप को स्कीमस का नाम दिया, तो मैंने आपको बता ही दिया कि व्यवहार किस प्रकार करता है वो, उसमें क्या कैसे सोच रहा है, कैसे उठ रहा बैठ रहा है, कि दूसरों से कैसे बिहेव करे, उस सारे क्या होता है व्यवहारों का संगठित रूप यानी कि पैटर्न्स। होप सो आपको स्कीमस समझ आ गए होगा, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सेवन्थ पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा क्या है, एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन किया जा सके, उसे स्कीमा कहते हैं। अब हम स्कीमा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित, सॉरी एक मिनट ये क्लियर नहीं हो रहा है अभी। इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी स्कीमा में संगठित होता रहता है, जिसे हमें प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। यानी कि उसको किसी भी काम करने का ना अनुभव है, जैसे हमें अलग अलग काम करने का एक्सपीरियंस होता है, हम किसी काम को करते रहते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे तरीके से आने लगता है, वो हमारे फिर मतलब दिमाग में फिट हो जाता है कि इस काम को ऐसे ही करना है। यानी कि एक प्रकार से हमें ज्ञान अर्जित हो रहा है जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। जैसे अब हमें पता है
कि भाई चाय में इतने पानी में इतनी पत्ती गिरेगी, इतनी चीनी गिरेगी और ये इतने बंदों के लिए चाय बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है। अब वो क्या है, वो हमारा मतलब हम बना रहे हैं अनुभव के आधार पर। लेकिन हम कई बार क्या होता है, हम बनाते रहते हैं चाय, घर पर चाय तो सभी बनाते होंगे। तो धीरे धीरे ना हमें वो चीज़ का अनुभव होने लगता है कि इतने बंदे हैं तो हमें इतना पानी लेना है, इतनी पत्ती डालनी है, इतनी चीनी डालनी है। कई बार थोड़ी ज़्यादा कम ये भी हो जाती है। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, हमने ना उस दिन इतने बंदों के लिए इतना पानी डाला था और इतनी चीनी डाली थी, कभी ये ज़्यादा ना हो जाए, तो हम उसके अकॉर्डिंग डालते हैं। यानी कि हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हम ज्ञान अर्जित करें कि अच्छा अब एक बंदा एक्स्ट्रा है तो उस दिन इतनी डाली थी, आज थोड़ी सी चाय पत्ती और डाल देती हूँ, थोड़ी सी चीनी और ऐड कर देती हूँ उसमें। ठीक है, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। होप सो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा स्कीमस और स्कीमा में क्या डिफरेंस है। सामान्यीकरण, आपको मैंने सामान्यीकरण के बारे में पहले भी बताया है, लेकिन शायद इतनी ऊपर पूरी उसकी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, एक ही वर्ड लिया गया है, इसलिए मैं सामान्यीकरण को यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ दोबारा। सामान्यीकरण में मूर्त एवं विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इनके आधार पर सामान्यकरण करना सीखते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा पहले विभिन्न वस्तुओं जैसे मनुष्य, स्त्री, जंतु, पक्षी आदि का अंतर समझता है और इन सब की एक धारणा बना लेता है। और वो धारणा क्या बनाता है कि ये सभी जीवधारी हैं। जीवधारी मतलब जीवित है, सांस लेने वाले हैं। जो इंसान जो सांस लेने वाले होते हैं, चाहे इसमें जंतु है, पक्षी है, उनको हम जीवधारी बोलते हैं ना। मतलब मूर्त एवं विशिष्ट का मतलब है या तो वो मूर्त या फिर विशिष्ट, उसके ना दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि ये बंदे बोलते हैं, आवाज़ करते हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये क्या है, जीवधारी है। नॉन लिविंग थिंग्स तो अब चल नहीं सकती, ठीक है ना, वो सांस लेती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्यकरण। 8 पॉइंट इसमें विकेंद्रण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रिंग। इसमें क्या होता है, कोई बालक किसी समस्या का समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक ढंग से सोच विचार करता है। यानी कि इसमें वो कल्पना नहीं करता कि ये ऐसे हुआ होगा, ये वैसे होगा, वो वास्तविक सोचता है कि ये चीज़ ऐसे बनकर इसमें ऐसे फिट की गई है, तब जाके अगर मैं इसको दोबारा फिट करता हूँ तो इस उसी फॉर्म में आ जाएगा। उसको ओपन करके देखिएगा चीज़ों को कैसे बनी है, फिर उसको दोबारा फिट करके देखिएगा। यानी कि वो वास्तविक ढंग से सोच विचार करता है विकेंद्रण में। अब ये विकेंद्रण आपने कई बार नोटिस किया होगा, ये वर्ड भी आता है इंग्लिश में, तो मतलब जो इंग्लिश के बच्चे उनको समझ आ जाता है कि अच्छा डिसेंटरिंग का मतलब ये होता है, लेकिन हिंदी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको ना जो वर्ड्स हैं ये विकेंद्रण, स्कीमस, स्कीमा, इनको अच्छे से ना आप एक अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो, इसलिए मैं आपको साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है कि ये कैसे बनता है, कैसे बना होगा, कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वो ये सोचेगा खिलौना लेकर कि ये कैसे बना होगा। कुछ बच्चों को ना बहुत शौक होता है, जैसे उनको कोई भी नया खिलौना दे दिया तो वो ना उसको पहले खोल लेंगे पूरा और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें है। जैसे उसके अंदर स्प्रिंग लग है, सेल है, बैटरी है, और फिर वो देख के ना कि ऐसे ऐसे मैंने उसको ओपन किया है और सेम टू सेम वैसे फिट कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं अच्छा ये ऐसे बना है, फिर वो दूसरे खिलौने को ऐसे करते हैं। अगर कई बार उनको कोई खिलौना ओपन नहीं हो पाता या उसके बारे में वो पता नहीं कर पाते, तो पूरी कोशिश करती है उसको उत्तर ढूंढने की। वो बड़ों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे बना, किसने बनाया, ये कहाँ से आई। बहुत बच्चे आजकल तो बहुत बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कब हुआ, किसने किया। मतलब जब तक उनको उनका आंसर नहीं मिलता ना, वो तब तक कोशिश में लगे ही रहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, विकेंद्रण। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको जितना मैंने पढ़ाया वो क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको दोबारा एक एक टॉपिक अच्छे से अलग अलग वीडियो बनाकर एक एक पॉइंट के ऊपर आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, ताकि मैं आपके लिए आगे और वीडियो बना सकूं।